हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद आलोक पर। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हम लोग पढ़ रहे थे, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे आज। लेकिन उससे पहले कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर लोगों ने दिया है कमेंट बॉक्स में। उसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन क्या था इसको देखिए। क्वेश्चन पूछा था मैंने, निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन किस सूची का विषय है। और 4 विकल्प मैंने दिए थे, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। लेकिन ध्यान रखिए, जो निवारक निरोध है ये किस सूची का विषय है भैया, समवर्ती सूची का। ठीक है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वे विषय रखे गए हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को भी प्राप्त है और संघ को भी प्राप्त है। लेकिन किसी एक ही विषय पर अगर दोनों के कानून एक जैसे हो जाएं तो वहाँ पर केंद्र को प्राथमिकता दी जाती है, राज्य का कानून शून्य हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अनुसूचियाँ जब हम पढ़ेंगे तो इन सूचियों की बात वहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स की तरफ। और 4 अधिकार हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 5वां अधिकार। क्या है ये, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार ये हमारा 5वां मूल अधिकार है। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 29 और 30 में। ठीक है, और यह सिर्फ किसको प्राप्त है, नागरिकों को। किसके लिए है भैया, नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, मैंने बताया था कौन कौन से अधिकार, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये सब किसके लिए है, ये नागरिकों को प्राप्त है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार जो हम ये अधिकार पढ़ रहे हैं, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30, ये सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। नागरिक और व्यक्ति ये कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर कर दिया था, पहले ही समझा दिया था। ठीक है, तो देखो इसमें हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 29 और यहाँ पर अनुच्छेद 30। ठीक, अब देखो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के अधिकार बताए गए हैं। ठीक है, अब सुनिए यहाँ पर एक बात, अल्पसंख्यकों के अधिकार बताए गए हैं, लेकिन संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द को डिफाइन नहीं किया गया है कि अल्पसंख्यक में कौन आएगा। ना सुप्रीम कोर्ट ने कभी बताया कि कौन अल्पसंख्यक है, ना संविधान में कहीं बताया गया है कि कौन अल्पसंख्यक है। ठीक है, हाँ, भारत सरकार ने बताया है कि हिंदू को छोड़कर बाकी सब क्या होंगे, अल्पसंख्यक होंगे। अब जरा इमेजिन करिए, अगर बात करें नागालैंड की, नागालैंड में लगभग 90% ईसाई हैं, 2 से 3% हिंदू हैं, लेकिन फिर भी नागालैंड में अल्पसंख्यक में कौन आएगा, क्रिश्चियन आएंगे, ईसाई आएंगे, हिंदू वहाँ भी बहुसंख्यक हैं। ऐसे ही अगर आप पंजाब की बात करें, लगभग 90% सिख हैं वहाँ पे, लेकिन वो अल्पसंख्यक में आते हैं। तो इसलिए अभी तक अल्पसंख्यक में कौन आएगा, इसका कोई भी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी, ये कहीं भी दिया नहीं गया है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि अल्पसंख्यक में हिंदू के अलावा बाकी जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे, माइनॉरिटीज़ में आएंगे, अल्पसंख्यक में आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर किस प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात की गई है, तो देखो यहाँ पर जो अल्पसंख्यक बताए गए हैं उनके लिए 3 आधार बताए गए हैं। ठीक है, कहा गया है अनुच्छेद 29 जो है इसके तहत 2 क्लॉज हैं। एक 29 क्लॉज 1 में कहा गया है कि सभी नागरिकों को, सभी नागरिकों को जिनकी
सभी नागरिकों को जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। तो यहाँ पर जो अल्पसंख्यक को डिफाइन किया गया है वो भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पर बताया गया है, ठीक है, जिनकी विशेष होगी। अभी बहुत से ऐसी जगहें हैं, बहुत से ऐसे इलाके हैं जो जहाँ पर ट्राइब्स रहते हैं, ठीक है, जनजातियाँ रहती हैं, उनके अपने कल्चर हैं, उनकी अपनी भाषा है, उनकी अपनी लिपि है। लिपि और भाषा को एक साथ जोड़ सकते हैं, जैसे जो हिंदी भाषा है इसकी लिपि क्या है, देवनागरी है, अंग्रेजी की क्या है, रोमन है, ठीक है। तो भाषा और लिपि को एक साथ ले सकते हैं। तो यही अनुच्छेद 29 कहता है कि वे सभी नागरिक जिनकी अपनी कोई विशेष भाषा है, विशेष लिपि है और संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार उनको मिलता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद जो है 29 क्लॉज 1 के तहत। तो सभी नागरिक जिनकी अपनी विशेष संस्कृति हो, उनकी विशेष कोई भाषा हो या लिपि हो, को बनाए रखने का अधिकार होगा, ठीक है। को बनाए रखने का क्या होगा भैया? अधिकार होगा, ठीक है। हालांकि अल्पसंख्यक कौन होंगे ये डिफाइन नहीं है, लेकिन ऐसे नागरिक जिनकी अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि है उसको बनाए रखने का अधिकार होगा। क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि भारत जो है क्या है, एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पर हर प्रकार के आपको लोग मिल जाएंगे, ठीक है, सबका अलग अलग कल्चर है, ठीक, हर क्षेत्र में अलग अलग प्रथाएं चलती हैं, सबके अपने अपने रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हैं, ठीक है। तो उनको जो है बनाए रखने का अधिकार आपका संविधान देता है। आर्टिकल 29 के तहत ये प्रोविज़न किया गया है कि ऐसे लोगों को या ऐसे नागरिकों को अपने संस्कृति, भाषा और लिपि को बनाए रखने का अधिकार होगा। इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रबंध या निर्बंधन नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। अब इमरजेंसी के टाइम पर तो आप जानते ही हो 20-21 को छोड़ के बाकी सबको रोका जा सकता है, लेकिन इसके तहत इनको बनाया गया, ठीक है। अब देखो दूसरा क्लॉज इसमें क्या कहता है, 29 क्लॉज 2 ये क्या कहता है? ये कहता है कि यदि, अब देखो इसके आधार याद रखना, ये पूछा जाता है। अभी इसमें अगर संस्कृति, भाषा और लिपि है, यहाँ पर कोई आधार जोड़ दे जिसके द्वारा आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको इन तीनों को याद रखना है कि अनुच्छेद 29 में इन तीनों की ही बात की गई। इसके अलावा अन्य किसी भी आधार पर कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो अब देखिए 29(2) क्या कहा गया। इसमें कहता है कि यदि राज्य द्वारा वित्त पोषित है, कोई भी ऐसी संस्था जो राज्य द्वारा वित्त पोषित है, उसमें किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा, ये 4 आधार याद रखना। कौन कौन सा? धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा। राज्य द्वारा पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा, इन आधारों पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ये आपका कहता है आर्टिकल 29 क्लॉज। और ये सिर्फ किसके लिए है? ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को दिया गया है ये अधिकार, ये व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। तो ध्यान रखिए, अल्पसंख्यक जो है उनके जो अधिकार दिए गए हैं वो अनुच्छेद 29 में इसके 2 क्लॉज बनाकर दिए गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 30 की। 30 में क्या कहा गया है? सभी नागरिकों को सभी अल्पसंख्यकों को, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार और उनका प्रबंधन करने का अधिकार है। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं और उनके प्रबंधन और उनके
प्रबंधन का अधिकार होगा, यह आपका कहता है अनुच्छेद 30। यानी ये जो भी अल्पसंख्यक हैं, जिस भी आधार पर उनको डिफाइन किया गया है, उनको सबको, ठीक है, अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना और उनका प्रबंधन करना, ये अधिकार उनको दिया गया है। ठीक है, किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 30 में। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है यहाँ से? जैसे पूछ लिया गया कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान की स्थापना का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? ठीक है, 25, 26, 29, 30। कौन देगा? अनुच्छेद 30 ये अधिकार उनको देता है कि वो अपने पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका मैनेजमेंट भी वो अपने हाथ में रख सकते हैं। इस प्रकार से ये आपका 5वां अधिकार जो है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये समाप्त हुआ। ठीक है, अगला अधिकार जो हमारा है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। क्योंकि 31 को शून्य कर दिया गया था, है ना, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार था, उसको एक विधिक अधिकार के रूप में बना दिया गया। ठीक है, तो चलिए अंतिम अधिकार जो हमारा है उस पर बात करते हैं। अगला अधिकार जो हमारा है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये हमारा इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 32 में, और ये छठा और अंतिम मूल अधिकार है। ठीक है, अब देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि कितने भी अधिकार लोगों को दे दिए जाएं, लेकिन अगर उनका उल्लंघन होगा या वो अधिकार उनको ना मिले तब वो क्या करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने इस अनुच्छेद की महत्ता को बताते हुए कहा था संविधान सभा में कि अनुच्छेद 32 जो है, इसके बिना सभी मौलिक अधिकारों का कोई महत्व ही नहीं है अगर अनुच्छेद 32 को प्रावधान में नहीं लाया गया। ठीक, कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 32 यदि आपके किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, मूल अधिकार आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो अनुच्छेद 32 आपकी सहायता करेगा और ये आपको दोबारा से उस मूल अधिकार को प्राप्त करने में सहायता करेगा। ठीक है, इसी के महत्व को रेखांकित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक स्टेटमेंट दिया था, और वहीं से एक बहुत अच्छा प्रश्न बन के निकल के आता है। कौन सा? ये पूछा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार किसे भारतीय संविधान का हृदय और उसकी आत्मा कहा जाता है? तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसी अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन समझने वाला है। अगर रेफरेंस दे दे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का और इन पूछे कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का हृदय और आत्मा क्या है, तो आपका होगा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, लेकिन अगर सीधा प्रश्न आ जाए कि संविधान, जैसे ये प्रश्न मैं लिख रहा हूँ, ये सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है सशब्द, संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया गया फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार, डीपीएसपी यानी निदेशक तत्व, प्रियम्बल प्रस्तावना या अनुच्छेद 32। अब आपने अगर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया तो ये क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है। कैसे? आपने पढ़ा कि संविधान का हृदय और आत्मा 32 को कहा जाता है, और आपने क्वेश्चन देखा कहा रहे तो बहुत आसान है और उड़ा दिया और चले आए। आपको लगा कि मेरा एक नंबर पक्का, लेकिन एग्जामिनर ने पूछा क्या था? संविधान की आत्मा है। ठीक है, उसने किसी का रेफरेंस नहीं दिया, किसी को कोट नहीं किया, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा कि संविधान की आत्मा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बताने का मेरा एक ही मतलब है कि आपका ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए कि जब भी बिना किसी के रेफरेंस के पूछेगा, किसी का रेफरेंस ना दे, सीधा प्रश्न पूछे कि संविधान की आत्मा है,
उस स्थिति में हमेशा आपका उत्तर क्या होना चाहिए? प्रस्तावना। ठीक है, अगर किसी को कोट नहीं कर रहा है तो आपका उत्तर क्या होगा? प्रस्तावना होगा। ठीक है, और अगर वो कोट करता है डॉक्टर अंबेडकर जी को ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा? आर्टिकल 32। क्लियर है? जैसे अगर पूछ ले ग्रेनविल ऑस्टिन ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? बताइए, किसे संविधान की आत्मा कहा है? अब क्या बताएंगे? ठीक, अब ग्रेनविल ऑस्टिन, देखो अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तो 32 को कहा, नॉर्मली ठाकुरदास भार्गव उन्होंने प्रस्तावना को कहा। ठीक, लेकिन अगर बात कर लें ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार अगर पूछ लिया जाए कभी भी, तो उसको ध्यान रखिएगा, इन्होंने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, ठीक है, यानी मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्या कहा है? संविधान का हृदय और उसकी आत्मा कहा है। या सीधे आत्मा से प्रश्न आता है तो इनके अनुसार ये है। ठीक है, तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, यानी अगर इनका रेफरेंस देके पूछेगा तो आपका आंसर होगा डीपीएसपी और इन दोनों को उन्होंने कहा था। ठीक है, और अगर अंबेडकर साहब के अनुसार पूछा जाएगा तो आपका आर्टिकल 32 हो जाएगा, और अगर बिना किसी के रेफरेंस से पूछेगा तो हमेशा क्या होगा? आपका प्रस्तावना हो जाएगा, है ना, प्रियम्बल हो जाएगा, या उद्देशिका या आमुख। प्रस्तावना को एक और नाम से जानते हैं, इसको आमुख भी बोलते हैं, आमुख। ठीक है, एक बार पूछ लिया गया था शुद्ध हिंदी में तो लोग परेशान हो गए। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, इसको आमुख भी कहा जाता है, प्रियम्बल भी कहा जाता है, प्रस्तावना भी कहा जाता है, उद्देशिका भी कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़। अब देखो आर्टिकल 32 क्यों इतना महत्वपूर्ण है, डॉक्टर अंबेडकर ने इसको क्यों इतना महत्वपूर्ण माना है। मान लीजिए आपको जो मूल अधिकार दिए गए हैं, जो इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, राज्य उनको नहीं, आप राज्य से उनको नहीं ले पा रहे हैं, या राज्य ने उनको रोक रखा है आपके लिए। ठीक है, तो आर्टिकल 32 के अनुसार आपको ये पावर दी गई है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक और क्वेश्चन आपके लिए निकल के आएगा सुप्रीम कोर्ट से। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट में पढ़ाऊंगा तो उसके अपीली क्षेत्र अधिकार की बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में अंतिम अपीलीय न्यायालय है, अपीलीय न्यायालय है। ठीक है, तो इसका भी उत्तर होता है आपका सुप्रीम कोर्ट। यानी अंतिम अपील हमारे यहाँ अगर न्यायपालिका में की जाती है तो वो कहाँ की जाती है? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में राज्यों के बीच या संघ और राज्यों के बीच के मुकदमों को छोड़ दिया जाए तो अन्य किसी भी विषय में आप डायरेक्ट मुकदमा नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में। ये इसमें सिर्फ अपील होती है। ठीक है, जैसे लोअर कोर्ट में आप हारे तो अपर कोर्ट में अपील की, फिर हाई कोर्ट में अपील की, हाई कोर्ट में डायरेक्ट केस जाता है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट केस कुछ ही अपवादों को छोड़कर जाता है, बाकी इसको अपीली न्यायालय बोला जाता है। मतलब अगर हर एक कोर्ट से आप संतुष्ट नहीं है तो आप अंत में अपील यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मूल अधिकारों को लेकर एक प्रावधान किया गया आर्टिकल 32 में कि आप सीधे अपील छोड़िए, सीधे मुकदमा ही ठोक सकते हैं सरकार पर। ठीक है, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। अब देखो कितनी बड़ी पावर आपको दी गई। ये नहीं है कि आप न्यायपालिका का सिस्टम तो आप जानते हैं, ये स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ। कभी पूछा जाए कि भारत में न्यायपालिका का आकार कैसा है, ठीक है, तो शंकु के आकार का है, शंकु आकार। सबसे नीचे हमारी स्थानीय अदालतें चलती हैं, फिर जिला अदालतें चलती हैं, फिर हमारे हाई कोर्ट्स आते हैं, फिर टॉप पर क्या बैठा है? सुप्रीम कोर्ट बैठा है। ठीक है, हाई कोर्ट की संख्या कितनी है इंडिया में? 25 है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट 1 है। ठीक है, 24 थी, हाल ही में अमरावती हाई कोर्ट बना है लेटेस्ट, तो ये हो गया। क्लियर है? खैर ये सब जब हम न्यायपालिका पढ़ेंगे उसमें इसको बहुत डिटेल में आपको बता देंगे। तो अभी तो इसका महत्व क्या है? आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे वाद दायर कर सकते हैं, मुकदमा दायर कर सकते हैं। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। कब? जब आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। और किस अनुच्छेद के तहत ये अधिकार आपको मिला है? अनुच्छेद 32 के तहत। इसीलिए इसको सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ से एक क्वेश्चन और निकलता है कि मूल अधिकारों का
मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों का संरक्षक, ठीक है। तो ध्यान रखना, मूल अधिकारों का संरक्षक आपका सुप्रीम कोर्ट भी है और हाई कोर्ट भी है। हाई कोर्ट कैसे? आर्टिकल 226 के तहत हम जिस प्रकार 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं, उसी प्रकार हम 226 के तहत डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकते हैं मूल अधिकारों के उल्लंघन में। इन दोनों के पास पावर है कि वो आपके मूल अधिकारों को लागू करवा दें, ठीक है। अब ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप पहले हाई कोर्ट जाना चाहते हैं या सुप्रीम कोर्ट। मान लीजिए हाई कोर्ट आप चले गए पहले, तो यहाँ से राहत नहीं मिली तो एक ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चले गए और यहाँ से आपको लगता है कि आपके साथ वो न्याय नहीं हुआ जो आप चाहते थे, तो फिर आप कहीं और नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसलिए दोनों के पास पावर है, इन दोनों को मूल अधिकारों का संरक्षक माना गया है, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों में से अलग अलग विकल्प दे दे, जैसे ऐसे दे दे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या नन ऑफ दिस, तो हमेशा आप सुप्रीम कोर्ट को प्राथमिकता देंगे, ठीक है। क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही रिट फाइल हो सकती है मूल अधिकारों के उल्लंघन को लेकर, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं किस प्रकार ये आपके मूल अधिकारों को रोकता है, मतलब संरक्षित करता है, इसको देखेंगे। तो ये 5 प्रकार की रिटें जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है, रिट जारी करता है।